गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जेई का जो 7 मई को पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसका प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी के प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे। इसमें 60 प्रश्नों की एक हम सेट कर चुके हैं। अब 60 से आगे यानी 61 से लेकर के और 100 तक हम आगे करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न आने हैं। तो देर न करके चलिए शुरुआत करते हैं। बताना इनमें कौन सा अलंकार है। पतपीठ पत पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम। ठीक है, इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या उदाहरण है। ठीक है, यहाँ क्या है, मानव आ गया है ना। जब मानव आ गया तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जनु जानो मन मानो, मानव जानो, सब उत्प्रेक्षा का होता है। राम सो राम, सिया सो सिया, इसमें कौन सा अलंकार है। रूपक है, अन्वय है या उपमा है या यमक है। देखिए यहाँ पर राम की तरह राम ही है और सिया की तरह सिया है। यहाँ किसी का कोई यानी कि ना तो यहाँ पर उपमेय और उपमान अलग अलग नहीं है, समान है। तो यहाँ क्या है, अन्वय अलंकार है, ना कि उपमा, ना कि यमक और ना ही रूपक। ठीक है। अब बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन करम करे बिन विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है। विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या विसंगति। विसंगति या असंगति अलंकार भी होता है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि जहाँ पर कारण होने यानी कारण न होने पर भी कार्य होता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी काम कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ होगा विभावना। विसंगति का मतलब होता है अलग कुछ दूसरा कहना। अगला है अधोलिखित में कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। ठीक है, तो इसमें बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। ब्रज तो है, ठीक है, और इसमें बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, सिर्फ कौन सी है, बघेली नहीं है। जो बघेली वो बघेलखंड में बोली जाती है। और बघेलखंड उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद यानी प्रयागराज और मध्य प्रदेश का जोड़ता हुआ इलाका है, उसे बघेलखंड बोलते हैं। ठीक है, तो अवधी, बघेली यानी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन जो है वो पश्चिमी हिंदी, वो पूर्वी हिंदी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो लास्ट में हिंदी आएगी, तो हिंदी यहाँ पर अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, अपभ्रंश, पाली और प्राकृत और हिंदी। देखिए हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, तो हिंदी के पहले अपभ्रंश होना चाहिए, बस इतना याद है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। फिर हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 11 जून, 14 सितंबर, 20 सितंबर और 10 अक्टूबर को। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, इसी दिन इसे 14 सितंबर को स्वीकार किया गया था राजभाषा, इसलिए राजभाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी की उत्पत्ति हुई थी ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मानक भाषा नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अवधी। देखिए अंग्रेजी भी मानक भाषा है, हिंदी भी मानक भाषा है, उर्दू भी मानक भाषा है, लेकिन अवधी एक बोली है, ना कि भाषा है। ठीक है, तो अवधी एक मानक भाषा नहीं है, भले इसमें अच्छे अच्छे ग्रंथ प्राप्त हैं। ठीक है, जितने भी सूफी काव्य हैं सब अवधी भाषा में लिखे गए हैं, और रामचरितमानस जो भारत का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाकाव्य है वो भी अवधी में लिखा गया है, लेकिन इसे भाषा मानक भाषा नहीं माना जाता है। मानक भाषा का मतलब हुआ कि जिसमें साहित्य लेखन किया जाए, तो वर्तमान में अवधी में कोई साहित्य लेखन नहीं होता। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, हिंद से, हिंदू से या सिंधु से, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु से हुई है, क्योंकि जब अरब लोग भारत में आक्रमण किया तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर सिंधु नदी को पार किया, तो सिंधु से ही सिंध बना, और सिंध से क्या बना, हिंदी बनी। अगला है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। चलिए ऊपर तो मैंने आपको बता दिया था, तो
तो रोमन से, गुरुमुखी से, खरोष्ठी से या ब्राह्मी से। तो ऊपर मैंने बताया था ब्राह्मी से जो है वो देवनागरी लिपि का विकास हुआ। खरोष्ठी जो है सबसे खराब लिपि होती है, मतलब लिखने में, खर का मतलब गधा, गधा की तरह फटकटे फटे ओंठ वाली हो, खरोष्ठी लिपि है। ठीक है। रोमन में अंग्रेजी वगैरह लिखी जाती है जितनी इंग्लिश भाषा है। और गुरुमुखी, जो गुरुमुखी होती है वो जो पंजाबी है वो उसकी जो है गुरुमुखी लिपि है उसकी। हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसमें हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी, हिंदू, भारत देश, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी है हम का मतलब भारतवासी हैं हम। ठीक है। और हमारा जो देश है वो क्या है? हिंदुस्तान है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखिए चित्रात्मक लिपि कौन है? सिंधु है। संकेतात्मक लिपि जो संकेतों में लिखी जाती है, जैसे उसकी मंदारिन, चाइनीज लिपि, और वो जापानी। लेकिन अक्षरात्मक लिपि देवनागरी लिपि, ये अक्षर में लिखी जाती है, वर्णों में लिखी जाती है। अगला है कि शब्दों का के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। तो अर्थ, शब्दों के वर्गीकरण का आधार ये सब है। अर्थ के आधार पर भी, रचना के आधार पर भी, उद्गम के आधार पर भी। उद्गम के आधार पर 5 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार। ठीक है। वैसे अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी और क्या बोलते हैं, विलोमार्थी और पर्यायवाची यानी समानार्थी, 4 प्रकार के अर्थ के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर होते हैं रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। उद्गम के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज और कौन से? संकर। अब अगला है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत। तो तत्सम शब्दों का मूल क्या है? संस्कृत है। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहाँ तेरे को गलत है ना। ठीक है। तुमको या आपको यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ इसमें गलत है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप है, ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। अगला है अभिकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो अभिकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और काल आदि के परिवर्तन पर न बदलें। तो संज्ञा भी बदल जाती है, सर्वनाम भी बदल जाता है, विशेषण भी बदल जाता है, क्या नहीं बदलते? अव्यय नहीं बदलते हैं। तो अव्यय ही इसका उत्तर होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। शिव का विशेषण क्या है? शिव का कौन सा विशेषण है? शिवेश, शंकर, शैव या शिवालिक। ठीक है। तो इसमें शिव का जो विशेषण है वो क्या है? शैव है। अगला है खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभी पीछे मैंने बताया था खर का क्या होगा? खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो खरोष्ठी मैंने बताया था ना, गधे की ओंठ की तरह। तो खर का पर्यायवाची होगा क्या? गधा। अगला है अनिल का पर्यायवाची। ठीक है। अनिल पर्यायवाची किसका है? पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का। देखिए अनिल और अनल बिल्कुल अलग अलग है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है पवन। ठीक है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा या अग्नि। ठीक है। तो प्रसून शब्द का क्या होता है? पुष्प होता है, फूल। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जंगल, अरण्य, विपिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ठीक है, कानन के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है अगला, नियति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? चरित्र, स्वभाव, भाग्य या कर्म। तो नियति में जो लिखा है तो किस में लिखा है? भाग्य में जो लिखा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भाग्य। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का मतलब होता है इस प्रकार, अथ का अंत या इति या अर्थ या अथ।
ठीक है। तो अथ का अथि लिखा हुआ है, तो अथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रारंभ, और इति का मतलब होता है अंत। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, वाम, पश्चिम, पूरब या दायां। ठीक है, तो दक्षिण का क्या होता है, वाम होता है। ठीक है, दक्षिण का वाम होता है। दक्षिण का मतलब दाहिना और वाम का मतलब बायां। ठीक है। शोषक शब्द का विपरीत अर्थ सुनिए, शोषित, शोषक, सॉरी पोषक, पोषक और पोषित। तो शोषक का मतलब शोषण करने वाला, और शोषित का मतलब जिसका शोषण किया गया हो। ठीक है, वो शोषित, जिसके शोषित किया जा रहा हो, ठीक है, उसे बोला जाता है शोषक का हो जाएगा शोषित विपरीत अर्थ। हर्ष शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनिए, खेद, वेदना, दुख, विषाद। तो हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी होती है। ठीक है, तो इनमें खुशी का मतलब दुख होता है। हर्ष का अब क्या होगा, खेद होगा, वेदना होगा या विषाद होगा। हर्ष जो है वो तत्सम शब्द है, इसका क्या होगा, विषाद होगा। ठीक है, हर्ष का विषाद। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, अदृश्य, स्थूल, दृष्टव्य या निश्चित। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो अदृश्य हो गया, दृष्टव्य हो गया या निश्चित हो गया। तो सूक्ष्म का होता है स्थूल। ठीक है, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा जो दिखाई पड़े, और सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा। निर्देश दिया गया है कि 90 से लेकर 95 तक वाक्यों में से एक शब्द, ठीक है, चुनिए जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले कभी ना हुआ हो तो क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो तो का मतलब क्या हुआ, सर्वज्ञ या आज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। देखिए, कृतज्ञ का मतलब हुआ किए हुए कार्य को मानने वाला, मतलब उपकार को मानने वाला। विशेषज्ञ किसी विषय की विशेषता रखता हो। आज्ञ का मतलब जानकार हो, यानी कि जिसे क्या हो, जानकारी ना हो। और सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो इसका हो गया सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो तो सुदर्शन, जो दिखने में अच्छा लगता हो। सुगर्दन, सु का मतलब अच्छा, गर्दन का मतलब यानी सुगर्दन, तो क्या चीज़ हो गया, अच्छी गर्दन, ये अच्छी गर्दन है। ठीक है, सुग्रीव, सु का मतलब अच्छा, ग्रीव का मतलब गर्दन। ठीक है, तो यानी कि अच्छी गर्दन वाला। और सुगद, ठीक है, तो ये गद कोई है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। और सुगर्दन, तो सुगर्दन जो है ना, यानी ये सुंदर गर्दन की बात कर रहा है, ना कि जिसकी गर्दन सुंदर हो। अगला है बिना घर का, अनाथ, अनिकेत, अनाहत, अनिग्रह। अब देखिए, अनाथ का मतलब होता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो, यानी जिसका, ठीक है, कोई अपना ना हो, उसे क्या बोला जाता है, अनाथ। ठीक है, फिर इस बात है अनिकेत, आमान्य नहीं, निकेत का मतलब घर। तो अनिकेत का मतलब जिसका घर ना हो, तो आपका हो जाएगा यही। अनाहत, जिसे यानी कि अनाहत मतलब जिसे कोई नुकसान ना पहुंचाया गया हो। आहत का मतलब होता है नुकसान, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया हो, अनाहत। अनिग्रह, ठीक है, यानी कि जिसे क्या नहीं कि जिसने ग्रहण न किया हो, वो अनिग्रह है। जिसे बुलाया, अब इसका उत्तर हो गया क्या, अनिकेत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। चारों के अर्थ समझ लीजिए, यहीं से शुरू करता हूँ। अभ्यागत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया ना, यानी सॉरी, अभ्यागत कौन होता है, बिना बुलाए आने वाला। अभी और आगत, यानी अपने आप आने वाला, अभ्यागत। ठीक है, फिर अतिथि है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। अनबोला, ठीक है, जो बोल नहीं सकता है, अनबोला हो गया। अनाहूत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, तो यही हो जाएगा अनाहूत। देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो उसका अलग अर्थ होता है, और जो अपने से आया होता है वो अलग अर्थ होता है, और अतिथि भी अलग अर्थ होता है। तो इनके सबके अलग अलग अर्थ हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है जो आँखों के सामने ना हो। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अद्रष्टव्य या परोक्ष। तो जो आँखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने हो, अप्रत्यक्ष मतलब जो पीछे हो,
अद्रष्टव्य का मतलब जो न दिखाई पड़ता हो, परोक्ष का मतलब जो क्या हो, पीछे हो, यानी कि इसमें है आँखों के जो पीछे हो उसे बोलते हैं क्या, परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का जो है आपका, प्रत्यक्ष का मतलब जो आँखों के सामने हो, और परोक्ष का मतलब जो आँखों के पीछे हो या आँखों के सामने ना हो। इसके एक दोनों की ये क्या है, विलोम शब्द भी हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। अगले हैं, कह रहा है कि इसमें से 4 विकल्पों में से शुद्ध विकल्प चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, या बच्चे को काट कर फल खिलाओ, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। अब इनमें से सही कौन सा होगा? ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो बच्चे को काटने की बात कर रहा है ना, यहाँ पर बच्चे को काटने की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बच्चे को काट कर, यहाँ पर भी बच्चे को काट कर कह रहा है, तो बच्चा यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर भी बच्चा कर्म है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यहाँ पर क्या आया, ये सही आया कि फल को काट कर बच्चे को क्या करो, खिलाओ। और काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये गलत है, क्योंकि काट कर क्रिया पहले नहीं आती ना। ठीक है, बच्चा पहले आना चाहिए, तो यानी कि क्रम दोष यहाँ पर है। ये वैसे सही तो है, लेकिन क्रम दोष है, इनमें भी सब में क्रम दोष ही है। तो आपका हो गया बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला है, बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास, ठीक है, चरता है। और फिर कह रहा है कि बैल और बकरी घास चरती हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है ना, आपको देखना है बैल और बकरी घास चरती है, और इसके बाद बैल और बकरी घास चरते हैं। देखिए वचन दो हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो क्रिया है ये सिर्फ बकरी को ले रहा है, बैल को नहीं ले रहा है। यहाँ बैल और बकरी घास चरते हैं, यहाँ बहुवचन हो गया आपका, यही वाला सही होगा। अब बकरी और बैल चरता है, तो ये बहुवचन है, चरते हैं होगा। बैल और बकरी घास चरती है, वही वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाले को रिपीट कर रहा है। देखिए ऊपर वाला ही, ये भी वही। ठीक है, तो क्या है, बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, और रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर ठीक है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। वैसे ये दोनों तो सही दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें दोनों सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए रामचरितमानस। वैसे सही शब्द ये है रामचरितमानस, और एक साथ लिखा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला है 99 क्वेश्चन, कह रहा है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। अब देखिए कृपा और कृपया 2 बार आया, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, यहाँ पर भी 2 बार आया, ये भी गलत हो जाएगा। आज का अवकाश देने की कृपा करें, या आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, यहाँ पर भी क्या है, 2 बार आ गया। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये 2 बार, यानी कि यहाँ पर यही वाला सही हो जाएगा कि आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगला है भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, और भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, तो देखिए अनेक अपने आप में क्या है, अनेक अपने आप में, ये क्वेश्चन पूछा गया है अनेक निम्नलिखित में से क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, अनेक जो है बहुवचन है। ठीक है, तो जब अनेक बहुवचन है तो यहाँ अनेकों जाति नहीं लिखे जाएगा, अनेक जाति हैं ये नहीं, अनेक जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनेक शब्द बहुवचन होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 100 प्रश्नों का दूसरा वाला भाग। ठीक है, जिसे कंप्लीट किया गया है, और आप लोग इसे 1-2 बार देख लीजिए,
और आशा है कि इसी तरह से या इसी से मिलता जुलता क्या हो जाएगा, ज़रूर आपको यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे साझा कीजिए, जिससे कि जो लोग हम लोगों के साथ मिल करके और तैयारी करना चाहें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।